हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नाटककार, नाटक, अंक और पात्र योजना के ऊपर, जिसको कि हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को आधार बनाया है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को आधार बनाते हुए हमने नाटक पर दो तरीके से चर्चा की थी, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो तमाम तथ्यों से आप सभी परिचित होंगे। आज के वीडियो लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम समय में आप उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें जिनको कि रखना चाहिए। उनके अभाव में आपका अ, सही प्रश्न का सही उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, सीधे बात करेंगे तमाम जो नाटक लगे हैं उनके ऊपर और उन्हीं मुख्य पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। और लेक्चर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरी बात और क्लियर होती जाएगी। सबसे पहला जो यहाँ पर नाटक है अंधेर नगरी, ठीक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है आपके स्पेस के तौर पर। जैसे कि मैं अंधेर नगरी बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये किस विधा में है, प्रहसन, ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरीके से हर नाटक में इस तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे के सामने न बैठते हुए भी लगे कि बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास को रुचिकर बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अंधेर नगरी में जो प्रमुख चीजें हमें ध्यान में रखनी है, अगर पात्र की बात करें तो इसमें है महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, यानी कि महंत के दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। इसके बाद कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और दो सिपाही। तो आप देख रहे हैं इस अंधेर नगरी में अगर मुख्य तथ्यों पर बात करें तो दो शिष्यों की चर्चा की गई है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अंधेर नगरी में कितने शिष्यों की बात कही गई है, और दो सिपाहियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। बाकी आप पात्रों से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसका जो पहला अंक है, स्थान दिया गया है बीथी, और इसकी शुरुआत एक योगी के गाने से होती है और जो योगी गा रहा है वो लावनी छंद में है। ठीक है, संस्कृत का एक छंद है लावनी छंद, उसी में गा रहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत दशा की शुरुआत योगी किस छंद में करता है, तो लावनी छंद है। और जो शुरुआत की दो पंक्तियां हैं, रोवहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, तो ये पंक्ति बहुबार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में, तो इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में इसका जो दूसरा खंड है, आपने देखा होगा कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? भारत दुर्दशा से ली गई है। हम वन लाइनर किताबों में खूब पढ़ते हैं, याद भी करते हैं और दूसरे के सामने बोलते भी हैं, लेकिन आज क्लियर हुआ होगा कि ये भारत दुर्दशा से ली गई है पंक्ति। और नीचे है कि सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये योगी गाता है और लावनी छंद में गाता है। तो इस तरीके से मोटे स्तर पर सवाल पूछे जाएंगे तो आपका नहीं गलत होना चाहिए। आज के लेक्चर का ये उद्देश्य है। भारत दुर्दशा का ही दूसरा अंक है, जो स्थान दिया गया है शमशान और टूटे फूटे मंदिर। तो हो सकता है कि सुमेलित करने वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए और अंकों का नाम दे दिया जाए और उनके स्थान को दे दिया जाए, तो गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अंधेर नगरी का भी हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तौर पर जब अभ्यास कराया था आप सभी को, तो बताया था कि जो जितने भी अंक दिए गए हैं, कौन बाजार का दृश्य है, कौन जंगल का दृश्य है, कहाँ दरबार लगा हुआ है, उसी तरह से आपको भारत दुर्दशा का भी दिमाग में रखना है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का प्रवेश किस अंक में होता है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी यहाँ पर दूसरा अंक जो दिया गया है उसका स्थान आपके दिमाग में आ गया होगा। पात्रों से भी धीरे धीरे आप परिचित हो रहे होंगे। तीसरा अंक है, स्थान दिया गया है मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। आपने इसके पिछले अंक में देखा, यानी दूसरे अंक में देखा कि भारत का प्रवेश होता है और तीसरे अंक में भारत दुर्देव नाम का एक पात्र आता है। तो यहाँ पर दो प्रमुख पात्रों से आप परिचित हो गए। ठीक है, आता है और
फिर वो भी इसमें नाचता और गाता हुआ बात करता है कि अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, छार खार सब हित करो, मैं तो उत्तम नहीं नीच। तो ये पंक्तियां उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रोवा मिल के सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, वो परीक्षा में पूछी जाती रही। चौथे अंक की बात करें तो चौथे अंक का स्थान यहाँ पर नहीं दिया है, बल्कि बताया जा रहा है कि भारत दुर्देव जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है और कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है। ठीक है, इसमें रोग नाम का पात्र जो है उसका प्रवेश हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक में किसी न किसी का प्रवेश हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और रोग नाम का जो पात्र है वो भारत दुर्दशा का पात्र है और वो भी गाता हुआ प्रवेश करता है। आपने देखा कि जितने भी पात्र हैं कुछ न कुछ गाते हुए एंट्री कर रहे हैं भारत दुर्दशा में। जगत सब मानत मेरी आन, मेरे ही टट्टी रच खेलत नित, शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही, पैदन के अतारन के प्राण। तो ये रोग नाम का जो पात्र है वो इसको गाता है। ठीक है, तो पात्रों से आप परिचित हो गए, भारत, भारत दुर्देव, रोग। इसके बाद पांचवा अंक जब शुरू होता है तो उसका स्थान दिया गया है किताब खाना। तो इसको बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है, किताब खाना का जो जिक्र किया गया है वो पांचवा अंक में है। और इसमें 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी बनाई गई है। सभापति चक्रदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में से एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। तो फैक्चुअल दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि जो 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है उसमें कौन कौन है। एक सभापति है और 2 राज्यों का नाम दिया गया है। एक बंगाली है, मतलब भाषा भाषी दृष्टिकोण से बंगाली, महाराष्ट्र के एक लोग हैं, एक एडिटर है, एक कवि हैं और 2 देशी महाशय। तो इनको ध्यान में रखिए। इसके बाद बातें शुरू होती हैं जिनको कि आपने पढ़ा होगा, मोटी मोटी चीजों पर ही मैं जोर दे रहा हूं। छठा अंक जो है इसमें जो स्थान दिया गया है गंभीर वन का मध्य भाग। ठीक है, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। जो भारत नाम का पात्र है छठे अंक में एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और वहां पर भारत भाग्य का प्रवेश होता है। तो आपने लगातार देखा कि भारत दुर्दशा केवल नाटक का नाम नहीं है जिसमें भारत लगा हुआ है, बल्कि इसके पात्रों में भी है कि भारत है, भारत दुर्देव है, ठीक है, फिर भारत भाग्य है। तो ये मिलते जुलते यहाँ पर आपको पात्र दिख रहे हैं। भारत भाग्य भी जब प्रवेश करता है तो गाता हुआ आता है और इसकी जो राग है चैती में गाता है कि जागो जागो रे भाई, सोवत निसि वैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो निराला की पंक्ति आपके दिमाग में आ रही होगी, जागो फिर एक बार। ठीक है, उसी से मिलती जुलती है जागो जागो रे भाई। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत भाग्य नाम का पात्र गाता है। तो 6 अंक हैं कुल मिलाकर भारत दुर्दशा में। तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि अंकों की संख्या भारत दुर्दशा में 6 है और बाकी 6 अंक में विषय वस्तु की थोड़ी बहुत आपको पहचान हो गई होगी कि किस अंक में कौन प्रवेश करता है, कौन से पात्र हैं। इसमें एक पात्र है जिसका नाम है डिसलॉयल्टी, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक पात्र है डिसलॉयल्टी। अब हम बात करते हैं अगले नाटक के ऊपर जिसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जब मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इसके नाटककार, इसका प्रकाशन वर्ष, इसमें कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, सब चीजें आ गई होंगी। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि केवल मैं ही ना बोलूं, उधर से आप अपने मन से मुझसे बात करें। ठीक है, हम लोग एक तरीके से एकलव्य की परंपरा को निभा रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप सभी अपना काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सामने रहते हुए न भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बार बार कहते हैं कि आत्मीय लगाव ही एक दूसरे से संवाद स्थापित करता है। चंद्रगुप्त के अगर पुरुष पात्रों की बात करें तो इसमें है चाणक्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, और इसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए विष्णुगुप्त का संबंध किस नाटक से है तो आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है, वो चंद्रगुप्त नाटक से। दूसरा पात्र है इसमें चंद्रगुप्त जो कि मौर्य सम्राट है। तीसरा है नंद जो कि मगध सम्राट है। तो ध्यान में रखिए यहाँ से नंद जो है मगध सम्राट। राक्षस नाम का पात्र है जो कि मगध का अमात्य है, यानी कि मंत्री है। और वरुरुचि, वरुरुचि का दूसरा नाम दिया हुआ है कात्यायन, जो कि
मगध का अमात्य है। तो आप देख रहे हैं कि मगध के 2 अमात्यों की चर्चा की गई। अमात्य मंत्री सामान्य तौर पर नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से सेनापति टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो पात्र है सक्टार, जो कि मगध का मंत्री है। तो मगध की चर्चा यहाँ पर लगातार की जा रही है। इसमें 2-3 साम्राज्यों की चर्चा है। एक तो मौर्य वंश की बात है, दूसरा है मगध की, तीसरा इसमें देख रहे हैं कि तक्षशिला, आम्भिक नाम का जो पात्र है वो तक्षशिला का राजकुमार है। इसी तरीके से नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करते समय इन पर चर्चा कर ली है। सिंहरण, जो कि मालवगण का मुख्य कुमार है। पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है और ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस इसे कहा जाता है। सिकंदर, जो कि ग्रीक विजेता है। फिलिप्स, सिकंदर का सत्रप है, उसका सेनापति है। और मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मौर्य सेनापति की जब बात आए तो कोई दूसरा नहीं है बल्कि वो चंद्रगुप्त के पिताजी हैं। और एनिसा क्रिटीज यहाँ पर दिया गया है, वो सिकंदर का सहचर है। तो अभी तक हमने कुल 13 पात्रों पर चर्चा की है। आगे कुछ और पात्र हैं, उन पर बात कर लेते हैं, जिसमें है देवल, नागदत्त, गणमुख्य, जो कि मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। तो इनको बहुत ध्यान में रखने की तो उतनी जरूरत नहीं है। नागदत्त को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले कुछ यमन दूत हैं। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन यमन दूत है, कौन नहीं है। तो साइबर्टियस और मेगास्थनीज, इनको ध्यान में रखिए। इसके अलावा गांधार नरेश, आम्भिक का पिता। गांधार नरेश जो है वो आम्भिक का पिता है। आम्भिक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सिल्यूकस, सिकंदर का सेनापति है। और इसमें जो खास कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है पात्र, दांडायन, जो कि एक तपस्वी है। तो कुल पुरुष पात्रों की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में 21 यानी कि 21 पुरुष पात्रों का जिक्र किया गया है। और ये मैं किसी गाइड वन लाइनर किताब से नहीं आपको बता रहा हूं, बल्कि मूल किताब को हमने देखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का संदेह पैदा न हो। अगर चंद्रगुप्त के स्त्री पात्रों के बारे में बात करें तो स्त्री पात्रों में है अलका, सुहासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। कुल 9 स्त्री पात्रों की चर्चा इसमें की गई है। तो आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, ठीक है, और अपने दिमाग में भी इसको रखते जाइए। अगर अलका की बात करें तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सुहासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला, लीला जो है वो कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। और एलिस जो है कार्नेलिया की सहेली है। तो ये कुछ स्त्री पात्र हैं जिनकी संख्या 9 है, और उनका संबंध किससे है उनके बारे में भी हमने बता दिया और आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। ठीक है, परीक्षा के एक दिन पहले इन सबको जरूर आप अपने दिमाग में रख कर जाइए और विकल्प को अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रश्न को ठीक से पढ़ते हुए सॉल्व कीजिए। तो ये तो हो गया चंद्रगुप्त। अब बात करते हैं हम स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर। जैसे ही मैं स्कंदगुप्त का नाम लिया, आपके दिमाग में इसके नाटककार, इसके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखना होगा और कितने अंकों में है, ये सारी चीजें मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बता दिया हूँ। यहाँ पर मोटी मोटी चीजों को ही बताने का प्रयास है। अगर स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्रों की चर्चा करें तो इसमें है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा और मातृगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का संबंध युवराज से है, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। ध्यान में रखना, स्कंदगुप्त यहाँ पर मगध का सम्राट नहीं दिख रहा है, बल्कि कुमारगुप्त है मगध का सम्राट। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा। भीमवर्मा उसका भाई है, यानी कि बंधुवर्मा का भाई है। और मातृगुप्त जो है वो काव्यकर्ता कालिदास है। यानी कि स्कंदगुप्त में भी कालिदास की चर्चा की गई है, और आगे आप देखेंगे एक और खास नाटक आएगा जिसमें कालिदास का जिक्र होगा। तो अगर आप सभी के दिमाग में आ गया होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिए कि स्कंदगुप्त के अलावा कालिदास का जिक्र किस नाटक में।
इसी तरीके से हम को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें और फैक्ट्स हमारे दिमाग में बैठती रहेंगी। ठीक है, अभी तक हमने स्कंदगुप्त में 8 पात्रों की चर्चा की है। आगे और भी कुछ पात्र हैं जिसमें है प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल और प्रख्यात कीर्ति। ठीक है, तो मोटे तौर पर कुल 17 पात्र स्कंदगुप्त में दिखाई पड़ रहे हैं। प्रपंच बुद्धि की बात करें तो ये बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग जो कि अंतर्वेद का व्युत्पत्ति है। कुमारदास का दूसरा नाम है यहाँ पर धातुसेन, जो कि सिंघल का राजकुमार है, यानी कि श्रीलंका का राजकुमार कौन है? धातुसेन है। पुरगुप्त जो कि कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत इसको घोषित किया गया है। पृथ्वीसेन जो कि मंत्री कुमारामात्य है। और खिंगिल जो है हूण अधिकारी है। मुदगल विदूषक की भूमिका में है, माने कि हंसाने वाला जो काम पात्र करता है वो है मुदगल। आपने अगर नाटक ठीक से पढ़ा होगा तो मुदगल की भूमिका को देखा होगा। इसके बाद है प्रख्यात कीर्ति, लंका राजकुल का श्रमण, महाबोधि विहार स्थवीर। तो ये पात्र थे और उन पात्रों का संबंध किस चीज से है उसको भी आपने देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के जो स्त्री पात्र हैं उनके ऊपर। स्त्री पात्रों में सबसे पहला जो नाम है देवकी, दूसरा है अनंत देवी, तीसरा है जयमाला, चौथा देवसेना, पांचवा विजया, छठा कमला, सातवां रामा और आठवां है मालिनी। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों नाटकों के पात्रों को अलग अलग जगह आपको नोट करके अपने दिमाग में अलग अलग फोल्डर बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे के पात्र एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और फिर दिक्कत होने लगती है। तो स्कंदगुप्त में कुल 8 स्त्री पात्रों की चर्चा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर सखी और दासी 2 और हैं, मतलब कि लगभग 10 स्त्री पात्र हैं इसमें। देवकी जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है। सवाल पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त की माता कौन है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि देवकी है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता है, यानी कि स्कंदगुप्त और पुरगुप्त दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की जो माता है वो अलग अलग है। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री और मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार्क की जननी मतलब माता। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी जो है वो मातृगुप्त की प्रणयनी। मातृगुप्त वही जिसका की नाम कालिदास बताया गया। तो अक्सर परीक्षाओं में वही सब सवाल पूछे जाते हैं जो व्यवहारिक स्तर पर रिलेशन को जीने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मातृगुप्त की प्रेमिका कौन थी, तो मालिनी, या फिर मालिनी का प्रेमी कौन है, वो कालिदास या फिर मातृगुप्त है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि ये सब स्कंदगुप्त की स्त्री पात्र के तौर पर आई हैं। तो उम्मीद है कि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दोनों के पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे और दोनों को अलग अलग ध्यान में रख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी के ऊपर। ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी, अब आपके दिमाग में इसका प्रकाशन वर्ष और कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, ये सब आने शुरू हो गए होंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैंने बताया है पिछले के लेक्चर्स में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। अब कोशिश ये है कि मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में जरूर हो। अगर ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो इसमें स्त्री पात्रों के रूप में ध्रुव स्वामिनी, मंताकिनी, कोमा, ठीक है, स्त्री पात्र एक ही जगह दे दिया गया है इसमें। और पुरुष पात्रों की बात करें तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर देव। और इसके अलावा है सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियां। हो सकता है कि एक पंक्ति में ये पूछ लिया जाए कि ये सब किस नाटक के पात्र हैं, ठीक है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कुछ कुछ मिलते जुलते पात्र हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी में शकराज दिया हुआ है और आपने इसके पहले
सकराट नाम का एक पात्र पढ़ा था। ठीक है, खिंगिल से भी मिलता जुलता एक पात्र का नाम पीछे आया हुआ था, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी चंद्रगुप्त दो नाटकों में है, ध्रुव स्वामिनी में भी है और चंद्रगुप्त नाटक में। तो हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किन दो नाटकों में चंद्रगुप्त नाम का पात्र है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से हैं। शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर देव, इनको भी आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक से इनका संबंध है। तो प्रसाद के 3 नाटक लगे हैं, तीनों के हम पात्रों को देख लिए हैं। उम्मीद है कि आप इनको अलग अलग फोल्डर्स में अपने दिमाग में बनाकर रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस नाटक जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। जैसे ही मैंने नाम लिया तो इसका प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में आ गया होगा, इसके नाटककार का नाम भी आ गया होगा, और जो कुछ आपने पढ़ा है, खास पंक्तियां इस नाटक से पूछी जाती रही हैं, वो भी आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से पात्र हैं। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगिणी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रियंगु मंजरी। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल 12 पात्रों की योजना की गई है। अब हम देख लेते हैं कि वो 12 पात्र कौन है। सामान्य परिचय के तौर पर अंबिका, जो कि ग्राम की एक वृद्धा है। आषाढ़ का एक दिन आप पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत ग्राम से होती है। गांव से में एक बुढ़िया है जो कि कुछ काम कर रही है, धान इत्यादि साफ सुथरा कर रही है, और उसकी बेटी है मल्लिका, उसकी पुत्री मल्लिका है। कालिदास जो कि कवि के तौर पर आया हुआ है, और हमने अभी पीछे ही पूछा था कि एक और नाटक है जिसमें कालिदास का जिक्र किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा नाटक है। इसके अलावा दंतुल जो कि राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल है, मातुल मतलब मामा, कवि का मामा है मातुल। निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है ये भी, रंगिणी नागरी है, और संगिनी भी नागरी है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अधिकारी हैं। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है और कवि की पत्नी है। तो आषाढ़ का एक दिन काफी रोचक और चर्चित नाटक रहा है, और छोटा सा है, आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और सभी पात्रों से आप परिचित भी हो गए। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है इन पात्रों का एक दूसरे से संबंध। विलोम और कालिदास कहा जाता है कि एक दूसरे के ये रकीब है। ठीक है, एक ही इसमें त्रिकोण प्रेम की चर्चा की गई है। ठीक है, नायिका एक है और नायक 2 हैं, और बाकी चीजों को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए अनुस्वार और अनुनासिक दिया हुआ है, तो कई बार तो हम व्याकरण में इनको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आषाढ़ का एक दिन में देख रहे हैं कि मोहन राकेश ने इनको पात्र के तौर पर प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन में जितने भी पात्र लगे हुए हैं आप उनसे परिचित हो गए। अब किसी तरीके का प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप सही कर लेंगे। अगला जो नाटक है उसका नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे जैसे मैंने कहा, आपके दिमाग में इसके नाटककार, इसके प्रकाशन वर्ष की तिथि या फिर प्रकाशन वर्ष और प्रमुख पात्र धीरे धीरे आ रहे होंगे। लिखा गया कि प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। यहीं से आपको ध्यान में रखना है कि कितनी भूमिकाएं करनी है, 5 भूमिकाएं करनी थी उसको, प्रमुख जो अभिनेता है। इसके लिए केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट, काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज महेंद्रनाथ। ठीक है, पात्रों को देखिए, काले सूट वाला आदमी महेंद्रनाथ दूसरा है इसमें, बंद गले का कोट या टोपी सिंघानिया, आगे हाईनेक की कमीज जगमोहन, फिर लंबा कोट जुनेजा। ठीक है, तो ये पुरुष पात्र हैं। पुरुष पात्रों को ध्यान में रखिए, 5 तरीके के पुरुष पात्र यहां पर दिखाई दिए गए हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है जो कि अलग अलग रूप बदलता है, 5 भूमिकाएं में है। काला सूट वाला आदमी, उसका नाम ही है काला सूट वाला आदमी। जब कोट उतार लेता है, केवल कमीज पे रहता है, तो वो महेंद्रनाथ हो जाता है। इस स्टोरी को ध्यान में रखिए। जब बंद गले का कोट पहनता है तो वो सिंघानिया होता है। सिंघानिया बड़ा फेमस कैरेक्टर रहा है, फिल्मों में भी इसका यूज होता रहा है। हाई नेक की कमीज जब धारण करता है तो वो जगमोहन हो जाता है, और जब लंबा कोट धारण करता है तो वो जुनेजा हो जाता है। अगर स्त्री पात्रों की बात करें तो बिन्नी है, किन्नी है,
और इसके अलावा सावित्री है। तो सावित्री आधे अधूरे की मेन एक्ट्रेस के रूप में है, मेन नायिका है, और बाकी सब उसके सहयोगी पात्र हैं। एक और पुरुष पात्र है जिसका नाम है अशोक। अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर सवाल आ जाए कि आधे अधूरे में कौन सा ऐसा पात्र है जिसके पोशाक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि एक व्यक्ति 5 भूमिकाएं निभा रहा है और पांचों बार अलग अलग तरीके का ड्रेस कोड उसका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आधे अधूरे से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। सवाल कहां से आएगा? इन्हीं में से आएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम कि आधे अधूरे नाटक पर फिल्म भी बन चुकी है और इस पे नाटक भी कई बार खेला जा चुका है। खासतौर से एक एनएसडी सेंटर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि नई दिल्ली में है, और इसमें सीटें बहुत कम आती हैं, 10 के आसपास में सीटें रहती हैं, और जो भी रंगमंच की दुनिया में कुछ करना चाहता है वहां पर एडमिशन लेना उनका सपना होता है। तो एनएसडी के माध्यम से जो भी प्रोग्राम किया गया है उसमें काले सूट वाला आदमी का रोल किया था ओम पुरी ने, स्त्री के रूप में सुधा शिवपुरी ने किया था। सॉरी, यहाँ पर ओम शिवपुरी है, ओम पुरी नहीं है, ओम शिवपुरी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पुरुष एक ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का का जो रोल किया है दिनेश ठाकुर, पुरुष 2 का ओम शिवपुरी, पुरुष 3 का ओम शिवपुरी, पुरुष 4 का ओम शिवपुरी। तो जैसा नाटक में एक ही पात्र 5 भूमिकाएं निभाया, वैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रंगमंच पर भी एक ही व्यक्ति 5 भूमिकाएं निभाया हुआ है। बस अलग अलग जो पात्र हैं वो अलग अलग लोग हैं इसमें। तो इनसे भी आप परिचित हो गए होंगे। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कौन सही है, एक्सपर्ट्स का दिमाग कब घूम जाए। आगे बात करें तो अगला जो नाटक है वो है अंधा युग। ठीक है, अगला नाटक है अंधा युग। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। पांचों अंक, अंधा युग आप देखेंगे कि जितने भी नाटकों पर मैंने बात किया सबसे अलग ढंग का है। सब अंकों का एक कोई ना कोई टॉपिक है, कोई ना कोई शीर्षक है, तो ध्यान में रखना। स्थापना, शुरुआत होती है अंधा युग की। पहला अंक जो है उसमें कौरव नगरी का जिक्र किया गया है। दूसरा अंक परशु का उदय। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा अंक गांधारी का शाप है। लेकिन तीसरे और चौथे में, यानी कि 34 इसको माना जा सकता है, तीसरे और चौथे में एक आता है अंतराल, यानी कि बीच में ब्रेक टाइप का होता है, जिसका शीर्षक दिया गया पंख, पहिए और पट्टियां, ट्रिपल पी। ठीक है, पंख, पहिए और पट्टियां शीर्षक दिया गया अंतराल का, जो कि तीसरे और चौथे अंक के बीच में। पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। तो जब भी आप अंधा युग नाटक पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत किस विधा में लिखा गया है, खासतौर से उसको गीति नाट्य कहा जाता है, कहने का मतलब यही था मेरा, कब प्रकाशन हुआ और इसके नाटककार कौन रहे हैं, कितने अंक हैं और उन अंकों का अलग अलग क्या नाम रहा है। ठीक है, इससे आप परिचित हो गए होंगे। इस पर हमने पहले ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तौर पर बातचीत कर लिया है, लेकिन आज मोटी मोटी बातों को बताना हमारा उद्देश्य है। आगे बात करें अंधा युग के पात्रों पर, तो अश्वत्थामा है, फिर गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, ययोत्स, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम और कृष्ण। कुल इसमें 16 पात्रों की योजना की गई है। ठीक है, यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है कि लगभग 16 पात्र हैं। अश्वत्थामा, कृष्ण, युयुत्सु, इनको ध्यान में रखिए। बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें इकलौती एक मुझे स्त्री पात्र दिखाई पड़ी है, उसका नाम है गांधारी। अंधा युग से ज्यादातर महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती रही हैं, तो एक बार जरूर आप परीक्षा से पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो अंडरलाइन की हुई पंक्तियों को जरूर दोहरा कर जाइए। ठीक है, और किसने कहा है उसको भी ध्यान में रखिए। ज्यादातर जो है पंक्तियां वो गांधारी की हैं, धृतराष्ट्र की हैं, विदुर द्वारा कही गई हैं। ठीक है, युयुत्सु का भी कुछ कुछ है उसमें, अश्वत्थामा का है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, संजय इत्यादि, और वृद्ध याचकों की भी कुछ पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, जिस पर कि हमने ऑब्जेक्टिव में बातचीत कर लिया। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि इसकी घटना काल, यानी अंधा युग का घटना काल कहाँ रहा है, ये घटना कहाँ घटी है,
या फिर विषय वस्तु जो बनाएगी कब से कब तक है, तो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अंधा युग में इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। आगे हम चर्चा करते हैं महाभोज नाटक के ऊपर। महाभोज बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इसके नाटककार महाभोज नाम का उपन्यास भी रहा है, उसी का नाट्य रूपांतरण किया गया है। कब प्रकाशित हुआ है ये सब आप अपने दिमाग में रखिए। अब प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें तो इसमें है दा साहब जो कि मुख्यमंत्री है, शुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री है और विरोधी पार्टी के नेता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। लखन पांडे जी निजी सचिव हैं दा साहब के। जमुना बहन दा साहब की पत्नी है। सिन्हा जी डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मशाल साहित्य साप्ताहिक के संपादक हैं, यानी कि मशाल नाम का पत्र निकलता है और उसके संपादक कौन है? दत्ता बाबू। तो इनको इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। भवानी मशाल का सहायक संपादक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। महेश रिसर्च स्कॉलर और इस नाटक का पूरा क्या है? सूत्रधार है, तो महेश को खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। रत्ती दादा साहब का पीए है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। बीसू हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण पात्र है बीसू जिसको कि मार दिया गया है। हीरा बीसू का बाप है। बिंदा बीसू का अभिन्न मित्र है, बिंदा को भी ध्यान में रखिए। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर सरोहा का जमींदार नुमा नव धनाढ़ किसान है। काशी शुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार सरोहा का थानेदार और जोरादर का चमचा है। तो पात्रों की योजना थोड़ी सी लंबी है, तो मुख्य मुख्य पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए, जिसमें कि शुकुल बाबू का ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद दत्ता जो मशाल पत्रिका के संपादक हैं, उप संपादक हैं, सहायक संपादक उनको। महेश जो कि सूत्रधार है, इसको ध्यान में रखिए। बीशु जो कि हरिजन है, दलित समाज से है और इसको मार दिया जाता है, हरिजनों का हमदर्द है। ठीक है, बिंदा को ध्यान में रखिए। ये कुछ पात्र हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी जब मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इसके नाटककार का नाम आ गया होगा, उपेंद्र नाथ अश्क, और प्रमुख पंक्तियां भी आ गई होंगी। कब प्रकाशित हुआ है ये सब सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। अगर पुरुष पात्रों के बारे में बात करें तो वकील साहब, श्रीपत, राज और नीरज। ठीक है, स्त्री पात्र हैं अंजो दीदी, अनिमा, मुन्नी। तो पात्र बहुत कम है, बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप सभी नाटकों को पढ़ लेंगे और पात्रों से परिचित हो जाएंगे तो आप ऑप्शन के आधार पर, विकल्पों के आधार पर भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कूल होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अंजो दीदी हो गया। अब हम बात करते हैं आगरे का बाजार। ठीक है, या फिर आगरा बाजार करके जो नाटक है उसके ऊपर। इसके प्रमुख पात्रों की चर्चा करें तो इसके भी पात्रों की योजना कुछ अंधेर नगरी हाँ प्रहसन की तरह है। ककड़ी वाला, फकीर, हमजोली, किताब वाला, शोहदा, तजकिरा नवीस, शायर, पतंग वाला। यहाँ तक तो लग रहा है कि ये सब अंधेर नगरी के पात्र हैं, लेकिन ध्यान में रखना है आपको कि आगरा बाजार नाटक जो है उसके हैं। इसमें एक खास पात्र यहाँ पर दिख रहा है गंगा प्रसाद, इसको ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, इसमें भी पात्र कम है, बस आपको ध्यान में रखना है कि गंगा प्रसाद किस नाटक का पात्र है। आगे बात करते हैं एक और द्रोणाचार्य नाम का नाटक लगा हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें द्रोणाचार्य हैं एकलव्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पौराणिक पात्र हैं ये एक और द्रोणाचार्य नाटक से हो सकते हैं। हमें ज्यादा जोर देना है आधुनिक पात्रों के ऊपर, जिसमें कि अरविंद प्रोफेसर है, लीला अरविंद की पत्नी है, विमलेंदु अरविंद का मरा हुआ दोस्त है, यदु अरविंद का मित्र है, चंदू छात्र है, अनुराधा चंदू की प्रेमिका है, और प्रेसिडेंट राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा है। तो ये सारे एक और द्रोणाचार्य के पात्र हैं। खासतौर से आधुनिक पात्रों को आप ध्यान में रखिए, अरविंद, लीला, विमलेंदु, यदु, चंदू और राजकुमार, अनुराधा के बारे में। ठीक है, अगला जो नाटक है वो है सिंदूर की होली। इसमें पात्रों की बारे में बात करें तो रजनीकांत,
मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ और जन तो प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल। कुछ एग्जामों में पूछ लिया गया कि कौन इसमें जिला अधिकारी है, कौन वकील है, कौन क्या है, जिस पर कि हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेक्चर्स में बातचीत कर लिया है। बस मेरी कोशिश थी कि आप पात्रों से परिचित हो जाएं, जिससे कि बदलते हुए पैटर्न पर किसी भी तरीके का सवाल आए तो आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटकों के अंकों और उसके पात्रों से चर्चा कर ली जाए और कुछ भी महत्वपूर्ण जो चीजें हों उसको भी समझ लिया जाए। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कम समय में आप अधिक से अधिक चीजों को जान पाएंगे और आखिरी मौके पर आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।